सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर जोलॉजी के एक टॉपिक यूग्लिना का छोटा सा सब टॉपिक जिसका नाम है ऑस्मो रेगुलेशन एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, और इस वीडियो को देखने के बाद इससे रिलेटेड कोई भी जो है आपके दिमाग में प्रॉब्लम नहीं रहेगी, इसको आप इजीली समझ जाओगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को। इससे पहले कि मैं ऑस्मो रेगुलेशन को स्टार्ट करूं, अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझना चाहते हो तो आपको कुछ चीज़ों को पहले जो है क्लियर करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको इसको रटना नहीं है, ज़्यादातर हम क्या करते हैं, रटने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें अगर छोटी छोटी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होगी तो इसको रटने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब पहले हमें कुछ टर्म्स को यहाँ पर जानना पड़ेगा, उसके बाद हम ऑस्मो रेगुलेशन पर चलते हैं। जैसा कि आपने ऑस्मोसिस के बारे में सुना है, ऑस्मोसिस क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, मान लीजिए हमारे पास दो सॉल्यूशन है। अब ऑस्मोसिस का भी इसके साथ रिलेशन है। अब यहाँ पर देखिएगा दो सॉल्यूशन हमारे पास है। मान लीजिए एक सॉल्यूशन ए है, एक सॉल्यूशन बी है। अब आपको पता है कि कोई भी सॉल्यूशन दो पार्ट से मिलकर बनता है। एक सॉल्यूट होता है उसमें, एक सॉल्वेंट होता है इसमें। अगर हमारे पास दो सॉल्यूशन ऐसे हैं जिनकी कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है, मतलब एक सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कम है, दूसरे सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ऐसे सॉल्यूशन को अगर हम किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से इसको अगर सेपरेट कर दें तो क्या होता है, ऑस्मोसिस में आपको पता है, तो जो हमारे पास सॉल्वेंट होता है वो अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाने की कोशिश करता है। मतलब जहां पर सॉल्यूट ज़्यादा होता है उस ओर को जो है सॉल्वेंट का फ्लो होता है, उस ओर जो है सॉल्वेंट का फ्लो होता है। हमें पता है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है वहां से सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पास करता है, सॉल्यूट जो है पास नहीं कर सकता। इसलिए वो वाला सॉल्यूशन जहां पर सॉल्वेंट ज़्यादा है वो कहाँ जाता है, वो वाला सॉल्वेंट वो जो है उस सॉल्यूशन की ओर जाने की कोशिश करता है जहां पर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, मतलब सॉल्यूट जहां पर ज़्यादा होता है। तो ये आपको दिमाग में रखना है ऑस्मोसिस। अभी हम इसको यूज़ करेंगे यहाँ पर ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर। तो अब हम आ जाते हैं ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर कि ऑस्मो रेगुलेशन एक्चुअल में क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, पहले तो हम यूग्लिना की बात कर देते हैं। यूग्लिना क्या है, जैसे कि आपको पता है कि एक ऑर्गेनिज्म है और किंगडम प्रोटिस्टा से ये जो है बिलोंग करता है। और किंगडम प्रोटिस्टा में आपको पता है कि कौन से जो है ऑर्गेनिज्म इसके अंदर आते हैं। तो इसके अंदर जो है पहले तो यूनिसेल्युलर, मतलब पहले तो ये एक सेल के बने हुए होने चाहिए, और दूसरा क्या है, ये कैसे होने चाहिए, ये जो है हमारे पास यूकैरियोटिक होने चाहिए। मतलब इनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो कैसा होना चाहिए, इंटैक्ट होना चाहिए। मतलब इसका जो इनके अंदर जो हमारे पास जो जेनेटिक मटेरियल होगा उसका जो है जो न्यूक्लियस होगा उसके बाहर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी एक, ठीक है। अब यहाँ पर आप जब चलते हैं हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और ऑस्मो रेगुलेशन के ऊपर। पहले समझ लेते हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ कीपिंग द वाटर एंड आयन कंटेंट्स इन बॉडी content of the body constant is called osmoregulation. It is brought about by contractile vacuole complex. अब यहाँ पर देखो, पहले हम इसको समझ लेते हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन को क्या है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई यूग्लिना है मेरे पास, ये मान लीजिए 1 सेकेंड, यहाँ पर हम देख लेते हैं। ये देखिए इस तरह से एक यूग्लिना है, मान लीजिए इस तरह से मैंने यूग्लिना बना लिया। तो ज़्यादातर ये जो है वाटर के अंदर हमें मिलेगा यूग्लिना, ठीक है। तो वाटर के अंदर देखिए यहाँ पर अब क्या होगा, अब जो यूग्लिना अगर हम देखते हैं, यूग्लिना जब हम देखते हैं तो यहाँ पर जो है ये वाटर के अंदर है। तो वाटर क्या होता रहता है, अब यहाँ पर देखो, जैसा कि मैंने आपको अभी ऑस्मोसिस का अभी मैंने आपको फिनोमिना बताया, ऑस्मोसिस, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसके बाहर पेलिकल की हालांकि मेम्ब्रेन होती है, लेकिन इसकी जो पेलिकल की मेम्ब्रेन होती है ये जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें से होकर जो है सॉल्वेंट जो है फ्लो करता रहता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, वाटर है। अब इस यूग्लिना के अंदर क्या है, यूग्लिना के अंदर एक टाइप का सॉल्यूशन है। हम ये मान के चलते हैं कि इसके अंदर का जो मटेरियल है वो एक सॉल्यूशन है, बाहर जो वाटर है और इसके अंदर छोटे छोटे और भी एंटिटीज़ है वो भी एक क्या है, सॉल्यूशन है। अगर हम यहाँ पर अगर देखें तो एक सॉल्यूशन हमारे पास बाहर बन रहा है, एक सॉल्यूशन यूग्लिना के अंदर बन रहा है। तो यहाँ पर देखो कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस आ गया है ना। यहाँ की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है क्योंकि यहाँ पर सॉल्वेंट ज़्यादा है, जबकि इसके अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ पर यूग्लिना के अंदर और भी आयंस है वाटर के अलावा, तो यहाँ पर अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो यहाँ पर ऑस्मोसिस का फिनोमिनन होता है। जैसा कि मैंने आपको कहा, ऑस्मोसिस में अब क्या होगा, सॉल्वेंट, अब इस केस में देखो बाहर वाटर के अंदर सिर्फ वाटर नहीं होता, और भी बहुत सारे छोटी छोटी एंटिटीज उसके अंदर इंप्योरिटीज रहती है। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर सॉल्वेंट हमारे पास बाहर ज़्यादा है, मतलब वाटर हमारे पास बाहर बहुत ज़्यादा है।
ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जो है इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है अंदर जाने की कोशिश करेगा। अंदर जाने की कोशिश ही नहीं, एंटर भी करेगा। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, बहुत सारा वाटर जो है, जो बाहर वाला एनवायरनमेंट है, यहाँ से बहुत सारा वाटर जो है इस अमीबा के इस युग्लिना के अंदर चला जाएगा। अब देखिए वाटर जो है कंटिन्यू इसके अंदर एंटर करता जाएगा। जितना भी इसका सरफेस है, यहाँ से होकर जो है वाटर इसके अंदर जो है कंटिन्यू फ्लो करेगा। तो अब देखिए क्या होगा, अगर इसी तरह से अगर वाटर अंदर चलता गया तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि इस युग्लिना के अंदर इतना वाटर चला जाएगा कि ये फट जाएगा। सिंपल सी बात है कि ये फट जाएगा। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा इसके अंदर वाटर चला जाएगा तो ये जो फूलता जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, ऐसा नहीं हो पाता। और इस अमीबा के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ से तो वाटर अंदर जा रहा है, लेकिन अंदर एक मैकेनिज्म इस तरह से चली हुई है कि उससे क्या हो रहा है, उससे जो है इस अमीबा के अंदर के जो आयंस है और जो बाहर का जो ये हमारे पास वाटर है, ठीक है, इसका एक बैलेंस बना हुआ है। ठीक है, ये जो बैलेंस बनाया हुआ है अमीबा ने जिस प्रोसेस की मदद से, उसको हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब इस डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। यहाँ पर देखिए, द प्रोसेस ऑफ कीपिंग द वाटर एंड आयन कंटेंट ऑफ द बॉडी कांस्टेंट इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। अब देखिए, जो अमीबा है, जो युग्लिना है, उसको सर्वाइव करने के लिए वाटर तो चाहिए, इसको वाटर भी चाहिए, उसी के थ्रू जो है वो फूड भी वहाँ से अपना गेन करेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, वाटर तो उसको चाहिए, लेकिन जितना वाटर उसको उसकी बॉडी के अंदर चाहिए, वो सिर्फ उतना ही वाटर जो है अपनी बॉडी के अंदर रखेगा, और एक्सेस ऑफ वाटर जो होगा उसको जो है फिर से जो है बाहर निकाल देगा थ्रू जो हमारे पास साइटोफेरिक्स वहाँ पर होता है, उसके थ्रू जो है साइक्लोस्टोम के थ्रू जो है बाहर चला जाएगा वाटर। आगे हम इसको समझेंगे। ठीक है, अभी मैंने बताया ऑस्मो रेगुलेशन क्या है। आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब, ऑस्मो रेगुलेशन एक ऐसा मैकेनिज्म है जो युग्लिना के अंदर पाया जाता है, और इसकी मदद से क्या करता है, जो युग्लिना होता है अपने अंदर एक बैलेंस क्रिएट करता है। किस किस के बीच में, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट आयन होते हैं और इसके अंदर जो वाटर होता है। तो ऑस्मो रेगुलेशन से वाटर और आयन का जो रेशो होता है वो बैलेंस्ड फॉर्म में रखता है युग्लिना के अंदर। ठीक है, तो ये हमें लग गया पता ऑस्मो रेगुलेशन का। नाउ अब हमने ये तो देख लिया कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या है। अब हम देखते हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस युग्लिना के अंदर होता कैसे है। ठीक है, तो लास्ट में हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को डील करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब क्या है, अब हम चलते हैं आगे। इसको ये देखिए, जितना कुछ मैंने आपको बताया, अब यहाँ पर देखिए अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका मार सकते हो, यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक स्क्रीनशॉट इसका ले लो। जितना मैंने बताया बस वही यहाँ पर लिखा है। अगर आप इसको पढ़ोगे, इसको स्क्रीनशॉट लेके आप इसको रीड करिएगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, इसका भी आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब लास्ट जो फिगर है वहाँ से मैं आपको समझाऊंगा इस प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ तक है इसका। अब यहाँ पर इसको जान लेते हैं। अब इन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के बारे में यहाँ पर इनकी वर्किंग को हम देखेंगे। ये देखिए, यहाँ पर इसको देखने की हम कोशिश करेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या होते हैं, किस तरह से जो यहाँ पर जो है वाटर और आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा उसको बैलेंस फॉर्म में रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, सबसे पहले क्या होगा। अब देखिए, ये मैंने युग्लिना बनाया है। अब एक चीज़ आपने याद रखनी है, जो युग्लिना होता है, अब यहाँ पर देखो, जब युग्लिना हम देखते हैं, युग्लिना का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें इस तरह का दिखता है, कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास होता है साइटोफेरिंक्स, यहाँ पर होता है साइक्लोस्टोम, यहाँ पर जिसको माउथ भी हम कह लेते हैं। ठीक है, लेकिन युग्लिना के अंदर जो साइक्लोस्टोम होता है, जो इसका माउथ होता है, आपको याद रखना है कि ये कभी भी जो है यहाँ से फूड नहीं लेता है, फूड का इंटेक वो यहाँ से नहीं करता है, यहाँ से फूड का इंटेक वो नहीं करेगा। ठीक है, फूड का इंटेक वो कहाँ से करता है, जो इसकी जो सरफेस होती है, यहाँ से जो है ये फूड का इंटेक करता है थ्रू द वाटर। जो वाटर अंदर चला जाता है, उसी के जो वाटर के साथ ही जो है इसका जो फूड होता है वो भी जो है अंदर चला जाता है। ठीक है, और दो तरीके से जो है अमीबा फूड बनाता है, आपको पता है। ये ऑटोट्रॉपिक भी है और जो है सेप्रोट्रॉपिक भी है, ये आपको पता होगा। ठीक है, उसको हम अगली वीडियो में जो डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको याद रखना है, अमीबा अपना फूड अपने जो साइक्लोस्टोम होता है, जो इसका माउथ होता है, वहां से नहीं लेता है। ठीक है, ये जो है एज अ एनएस जो है काम करता है इसका। ठीक है, जो एक्सक्रीटरी जो वेस्ट होते हैं, यहाँ से मान लीजिए जैसे कोई एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है, इसके अंदर जो एक्सक्रीटा है अमीबा के अंदर, जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं इसके अंदर, या जो एक्सेस ऑफ वाटर होता है, वो ये इसके थ्रू जो है बाहर निकालता है। उसको बाहर निकालने का ये रास्ता है। मतलब वाटर लेगा तो बॉडी के थ्रू, लेकिन बाहर छोड़ेगा किसके थ्रू, इस साइक्लोस्टोम के थ्रू। ठीक है, तो ये प्रोसेस यहाँ पर होता है।
सो अब यहाँ पर इसको देख लेते हैं ज़रा क्या किस तरह से जो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है काम करते हैं। तो यहाँ पर देखो कॉन्ट्रैक्ट, पहले तो हम ये जान लेते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हमारे पास छोटे छोटे जो है वैक्यूल होते हैं जो कि बनते हैं किससे, जो कलेक्टिंग वैक्यूल्स होते हैं हमारे पास उनके फ्यूज होने से। ये कलेक्टिंग वैक्यूल क्या है वो हम यहाँ पर देखेंगे अभी, ठीक है। तो ये देखो ये तीन मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया है। इसको फर्स्ट कंडीशन मान लो, इसको जो हमने सेकंड कंडीशन मान लिया और इसको हमने मान लिया थर्ड कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या क्या हो रहा है। अब यहाँ पर देखो जो हमारे पास युग्लिना होता है, जो हमारे पास ये युग्लिना है, तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, जैसे मान लीजिए पूरा का पूरा युग्लिना हमारे पास है। अब युग्लिना में क्या होगा, कहीं कहीं पर हमें कुछ स्पॉट दिखाई देते हैं। ये स्पॉट ऐसे होते हैं जहाँ पर साइटोप्लाज्म थोड़ा थिक मिलता है हमें। साइटोप्लाज्म के बारे में तो आपको पता होगा, ठीक है। तो जो हमारे पास इस तरह से मान लीजिए एक युग्लिना है, तो कुछ कुछ स्पॉट जो है युग्लिना में ऐसे होते हैं जहाँ पर साइटोप्लाज्म काफ़ी थिक थिक होने लगता है, मतलब काफ़ी गाढ़ा गाढ़ा होने लगता है, ठीक है। और इस थिक साइटोप्लाज्म में क्या क्या होता है, इस थिक साइटोप्लाज्म में जो है बहुत कुछ चीज़ें होती है, जैसे स्पॉन्जियोम, ठीक है, मतलब छोटी छोटी एंटिटी मान लो इनको, एक स्पॉन्जियोम होता है उनके अंदर, ठीक है। और इनके अंदर कोलेक्टिंग वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं, कोलेक्टिंग वैक्यूल्स होते हैं। तो ये क्या होते हैं, जो स्पॉन्जियोम और कोलेक्टिंग वैक्यूल्स है, जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है, देखो ये वाला जो एरिया है, यहाँ वाला जो एरिया है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म काफ़ी थिक है। इसको ऐसा कंसिडर कर लो कि यहाँ पर साइटोप्लाज्म काफ़ी थिक है। जहाँ पर ये साइटोप्लाज्म काफ़ी थिक होगा वहाँ पर दो चीज़ें हमें मिलेगी। एक तो हमें स्पॉन्जियोम मिलेगा। स्पॉन्जियोम क्या है, आप इस तरह से मान लो कि छोटी सी एक यूनिट है जिसके अंदर जो है वाटर कोलेक्ट होता है, ठीक है। स्पॉन्जियोम होता है एक, तो एक ये आपको याद रखना है, एक स्पॉन्जियोम होता है और दूसरा क्या होता है, दूसरे हमारे पास जो ये वाला देखो, जो फीडिंग वैक्यूल हम इनको कहते हैं या कलेक्टिंग वैक्यूल भी इनको कह देते हैं। हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें, बस आप इसी तरह से मान लो कि फीडिंग वैक्यूल और जो हमारे पास जो ये कलेक्टिंग वैक्यूल है ये एक ही है, ऐसा मान लो आप, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर देखो इस तरह से, सबसे पहले हमने क्या देखा, एक युग्लिना था, उसमें कहीं कहीं पर थोड़े थोड़े डार्क डार्क जो स्पॉट थे। उन डार्क स्पॉट में क्या था, वहां पर जो है स्पॉन्जियोम और कलेक्टिंग वैक्यूल जो है कोलेक्ट हुए थे, ठीक है। अब जो ये स्पॉन्जियोम और जो हमारे पास कलेक्टिंग वैक्यूल वाला जो एरिया है, मतलब जहां पर जो है साइटोप्लाज्म काफी थिक है, उस एरिया की ओर एक्सेस ऑफ वाटर जो है रश करने लगता है। जैसे जितना भी वाटर इस युग्लिना के अंदर एक्सेस में है, वो क्या करने की कोशिश करता है, वो इस थिक साइटोप्लाज्म की तरफ जाने की कोशिश करता है। और जैसे ही वो इस थिक साइटोप्लाज्म के अंदर जाता है, तो सबसे पहले वो जाता है स्पॉन्जियोम के अंदर। स्पॉन्जियोम से चला जाता है, स्पॉन्जियोम काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। स्पॉन्जियोम से चला जाता है वो कहाँ, इन कलेक्टिंग वैक्यूल में, जो आपको ग्रीन कलर के ये गोले दिख रहे हैं, देखो इनके अंदर चला जाता है फिर वाटर, ठीक है। और यहाँ से क्या होता है, जैसे ही इन स्पॉन्जियोम के अंदर वाटर चला गया, जैसे ही इन स्पॉन्जियोम के अंदर वाटर चला गया, तो उसके बाद क्या होगा, ये जो हमारे पास फीडिंग वैक्यूल है, सॉरी जो स्पॉन्जियम से कहाँ चला गया वाटर, स्पॉन्जियम से यहाँ हमारा स्पॉन्जियम से चला गया वाटर फीडिंग वैक्यूल या कलेक्टिंग वैक्यूल में। अब क्या हो जाएगा, जैसे ही वाटर जो है स्पॉन्जियम से इन कलेक्टिंग वैक्यूल में चला गया, तो ये जो कलेक्टिंग वैक्यूल है जो ये फीडिंग वैक्यूल है, ये क्या करेंगे, ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे। कंबाइन का मतलब क्या, फ्यूज हो जाएंगे आपस में, मतलब मिल जाएंगे आपस में। यहाँ देखो, यहाँ पर जैसे ही स्पॉन्जियम से इन छोटे छोटे वैक्यूल्स के अंदर जो है वाटर चला गया, क्या हो जाएगा, इनसे एक जो है बड़ा वैक्यूल हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। इससे हमारे पास क्या बन जाएगा, बड़ा वैक्यूल, ठीक है। एक मिनट, इसको आप ऐसा देख लो, इसको आप नंबर 2 कर दो, इसको नंबर 2 कर दो आप, इसको नंबर 2 करना है आपने, और इसको आपने नंबर 3 करना है, इस तरह से इसको नंबर 3 करना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जैसे ये कोलेक्ट हो गए, जैसे ये आपस में कोलेक्ट हो गए, तो यहाँ पर देखो ये ब्लू कलर का हमें दिख रहा है। जब छोटे छोटे कोलेक्टिंग वैक्यूल हमारे पास जो है कंबाइन हो जाते हैं आपस में, मतलब ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं, तो उसके बाद एक बहुत बड़ा वैक्यूल बना देते हैं ये, ठीक है। और इसी बहुत बड़े वैक्यूल को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है, यहाँ पर देख लो। अब ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है, यहाँ पर देखो, इसको मैं अब साफ कर दूँ, 1 सेकेंड, ये आपको पता लग गया, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बन गया। अब ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करेगा, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है इस साइटोफेरिंक्स की तरफ जो है मूव करने लगेगा। अब यहाँ पर देखना है, मैंने आपको कहा कि युग्लिना अपना फूड और वाटर कहाँ से लेता है, सरफेस के थ्रू, अपनी बॉडी सरफेस के थ्रू। लेकिन जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस के होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल उसका होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट जो इसका होता है, या जो एक्सेस ऑफ वाटर होता है, उसको ये जो है साइक्लोस्टोम के थ्रू बाहर फेंकता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसको, अब जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बन गया, तो ये कहाँ चला जाएगा, ये अलग अलग पार्ट्स में बन सकता है। जैसे ही बन गया ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, तो ये यहाँ पर जाएगा साइटोफेरिक्स के बाद, और जैसे ही साइटोफेरिक्स के बाद आ गया, तो ये इसकी मेम्ब्रेन के साथ यहाँ पर टच हो जाएगा, और उसके बाद जो है यहाँ पर देखो इस तरह से जो है इस मेम्ब्रेन को तोड़कर ये जो है इसके अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल था उसको जो है बाहर निकाल देगा। अब यहाँ पर देखिए, इसके अंदर 2 मटेरियल है जो यहाँ पर रिलीज हो रहा है ना, 2 चीज़ें यहाँ पर रिलीज हो रही है। कौन कौन सी चीज़ें रिलीज हो रही है, पहला जो एक्सेस ऑफ वाटर था वो रिलीज हो गया, और दूसरा इसके अंदर जितना भी वेस्ट होता है, जो एक्सक्रीटा होता है इसका, नाइट्रोजनस वेस्ट, वो भी जो है यहाँ से
इस साइक्लोस्टोम के थ्रू क्या हो जाएगा, वो भी यहाँ से जो है रिलीज हमारा हो जाएगा। इस तरह से देखो, ठीक है। अब यहाँ पर देखना आपने क्या हो रहा है, जैसे ही इसने रिलीज कर लिया, अब देखना ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, हमें पता है कि ऑस्मोसिस तो कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी जो है लगातार जो है अपना फंक्शन कर रहा है। अब यहाँ पर देखो जैसे ये फट जाता है, यहाँ पर देखो जैसे ब्रस्ट हो जाता है, तो उसके पीछे देखो क्या हो रहा है, फीडिंग वैक्यूल एकदम से जो स्पॉन्जियम है और जो फीडिंग वैक्यूल है, या हम जिनको कह सकते हैं कलेक्टिंग वैक्यूल, वो पीछे तैयार बैठे हैं। जैसे ही पहले वाला बड़ा वैक्यूल मतलब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फट जाएगा, तो ये छोटे छोटे वैक्यूल फिर से जो है गैदर होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर देखो गैदर होना स्टार्ट हो रहे हैं, और फिर देखेंगे कि ये फिर जो है कहीं एक साइड में ये इस तरह से एक जगह जम जाएंगे, उसके बाद जो है एक्सेस ऑफ वाटर है फिर से जो है इनकी ओर जो है अट्रैक्ट होता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं। अब यहाँ पर देखो, अब आपको पता लग गया होगा ऑस्मोसिस के जो ऑस्मो रेगुलेशन है वो क्या है, वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी मदद से यूग्लिना क्या करता है, अपने आयंस की और वाटर की बैलेंस को बनाता है। और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक ऐसे वैक्यूल है हमारे पास जो क्या करते हैं, एक्सेस ऑफ वाटर, जो यूग्लिना के अंदर जो एक्सेस ऑफ वाटर होता है उसको बाहर निकालने में, डिस्चार्ज करने में जो वैक्यूल हेल्प करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिंग वैक्यूल। अब देखो अगर आपको क्वेश्चन आ गया राइट एंड शॉर्ट नोट ऑन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, तो आप क्या क्या लिखोगे। अब यहाँ पर देखो पहला तो हम यही लिखेंगे कि ये ऐसे वैक्यूल है जो कॉन्ट्रैक्टाइल, जो हमारे पास फीडिंग वैक्यूल कलेक्ट या कलेक्टिंग वैक्यूल के फ्यूज होने से बनते हैं। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया कि ये जो वैक्यूल होते हैं ये हेल्प करते हैं, जो एक्सेस ऑफ वाटर होता है या जो एक्सक्रीटा होता है यूग्लिना के अंदर उसको बाहर निकालने के लिए ये हेल्प कर सकते हैं। और उसके बाद जो है आप डायग्राम से जो है इस तरह से इसको शो कर सकते हो। सो ये था पूरा का पूरा ये ऑस्मो रेगुलेशन एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। आई होप कि आपको इसके बारे में अब पूरी तरह से जानकारी मिल गई होगी। आई होप कि आपने इस वीडियो को भी एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।